महल के भव्य सभा कक्ष में गूंजती हुई आवाज ने हर व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। संगमरमर की फर्श पर ग्लास का कप टूटकर बिखर चुका था, उसके टुकड़े जैसे किसी कहानी का अंत दर्शा रहे हों। खामोशी के बीच यह तीव्र आवाज हर किसी के कानों में गूंज गई। महल की रानी शैला का चेहरा क्रोध से लाल था, उनकी उंगलियां अब भी झटके में कांप रही थी। उनकी आंखों में क्रोध और अपमान की लहरें साफ झलक रही थी। फर्श पर झुकी हुई थी राजकुमारी मीरा। उसका माथा ठंडी संगमरमर की फर्श को छू रहा था, जैसे विनम्रता का प्रदर्शन कर रही हो। लेकिन उसकी झुकी हुई आंखों के पीछे एक तीव्र ज्वाला जल रही थी। कमरे के चारों ओर खड़े थे दरबार के सदस्य, रानियां, राजकुमारियां और स्वयं महारानी शकुंतला। उनके चेहरों पर उपहास भरी मुस्कानें और कठोर नजरें राजकुमारी मीरा की परीक्षा ले रही थी। देखो इसे, राजकुमारी अनन्या ने कहा, उसकी आवाज में मजाक साफ झलक रहा था। वह आगे बढ़ी, उसकी लाल पोशाक जमीन पर रेंगती हुई, उसकी हर चाल में एक राजसी अंदाज था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मीरा, क्या तुम अब भी अपनी गलती मानने से इनकार करोगी? कितनी ढीठ हो तुम! मीरा ने सिर उठाया और अपनी गहरी काली आंखों से अनन्या की ओर देखा। उसकी आंखों में एक शांत पर दृढ़ आत्मविश्वास था। मैंने कोई गलती नहीं की है, उसने ठहराव और दृढ़ता से कहा। आपका आरोप झूठा है। झूठा? अनन्या का पंखा तेजी से बंद हुआ। और मंदिर के पवित्र दीपों के साथ छेड़छाड़? कोई और नहीं, तुम्हें ही वहां देखा गया था। या क्या तुम अब सेवकों पर इल्जाम लगाने वाली हो? मैं तो बस तैयारी की देखरेख कर रही थी, मीरा ने जवाब दिया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन कमरे में तनाव महसूस हो रहा था। यह मेरी जिम्मेदारी है। या क्या आप चाहती हैं कि मैं भी दूसरों की तरह अपनी जिम्मेदारी से भाग जाऊं? कमरे में हल्की सी सरसराहट हुई। अनन्या का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसका पंखा हाथ में हल्का सा कांप गया। बस, महारानी शकुंतला ने बीच में ही रोकते हुए कहा, उनकी आवाज कठोर और ठंडी थी। वह अपने सिंहासन पर सिर ऊंचा करके बैठी थी और उनका रौब पूरे कमरे में महसूस किया जा सकता था। उनकी नजरें मीरा पर टिकी थीं, तीखी और कड़ी। अपने शब्दों का खेल बंद करो। तुम ही यहाँ गलत हो, जैसे तुम्हारी माँ थी। यह सुनकर मीरा का दिल छलनी हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा। उसने महारानी की आंखों में सीधे देखा। मेरी माँ एक सम्मानित स्त्री थी, उसने संयमित लेकिन मजबूत स्वर में कहा। वह कभी धोखा नहीं देती, और मैं भी नहीं। रानी शैला हंस पड़ी, उनकी हंसी तीखी और व्यंग्यपूर्ण थी। सम्मान? यह तो एक शब्द है जो ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मीरा चुप रही, उसकी उंगलियां उसकी हथेलियों में धंस गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कमरे में कानाफूसी होने लगी। उसकी माँ की अनुपस्थिति एक ऐसा घाव थी जो समय के साथ भी नहीं भर पाया, और आज फिर उसी पर चोट की गई थी। अगर तुम्हें सच बोलना है, तो सबूत कहाँ है? अनन्या ने कहा। अब उसकी आवाज में जीत की खुशी झलक रही थी। बिना सबूत के तुम्हारे पास खुद को निर्दोष साबित करने का कोई हक नहीं। सच की रक्षा के लिए मुझे सबूत की जरूरत नहीं, मीरा ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ और शांत थी। अगर आरोप के पास सबूत नहीं है, तो वह केवल झूठ है। घमंड, अनन्या ने तंज कसा। तुमसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? बस करो, महारानी शकुंतला की आवाज कमरे में गूंज गई। उनकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। वह धीरे धीरे उठीं, उनकी हर हरकत में गरिमा थी। मीरा,
तुम्हारी ये जिद और घमंड पूरे राजघराने की बेइज्जती कर रहे हैं। लगता है तुम्हारी माँ की खामियां तुम्हारे खून में हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। महारानी के शब्दों का बोझ मीरा को जंजीरों की तरह जकड़ रहा था। उसने सिर झुका लिया, उसकी मुट्ठियां और कसी हुई थी। अगर आप मुझे दोषी मानती हैं, महारानी, तो मैं आपके निर्णय को स्वीकार करती हूँ, मीरा ने शांत स्वर में कहा। उसके शब्दों में कोई भावना नहीं झलक रही थी। लेकिन मैं उस अपराध को नहीं मान सकती जो मैंने किया ही नहीं। महारानी शकुंतला के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसमें गहरी तिरस्कार झलक रही थी। आखिरी वक्त तक जिद। पहरेदारों, इसे अलग कमरे में ले जाओ। महाराज के लौटने तक यह वही रहेगी, फिर वही इसका फैसला करेंगे। सैनिक मीरा के पास आए। उन्होंने उसे उठाया, लेकिन बिना किसी कठोरता के। मीरा ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वह अपनी पीठ सीधी और सिर ऊंचा रखते हुए उनके साथ चल दी। भारी दरवाजे उसके पीछे बंद हो गए। अकेलेपन की छाया अब उसके चारों ओर गहराने लगी। लेकिन मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भीतर की आग को बुझने नहीं दिया। अगर कोई मेरा साथ नहीं देगा, उसने खुद से कहा, तो मैं अकेले खड़ी रहूंगी। और मैं सच का पता लगाऊंगी, चाहे इसकी कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। जब वे सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे थे, सैनिकों के कदमों की आवाज धीरे धीरे फर्श पर गूंज रही थी। मीरा का चेहरा शांत था, लेकिन उसके मन में यह सवाल था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। तभी, जैसे ही वे सीढ़ियों पर पहुंचे, एक कड़क आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। रुको! सैनिक तुरंत रुक गए। वे मुड़े और देखा, वहां देवराज खड़ा था, जिसकी भव्य पोशाक में हल्की सी चमक थी। उसका रूप और चाल एक नेता जैसी थी, और उसकी आंखें पूरी स्थिति का आकलन कर रही थी। महाराज ने राजकुमारी मीरा को बुलाया है, देवराज ने बिना किसी संकोच के कहा। उसे तुरंत छोड़ दो। सैनिक एक दूसरे को घूरते हुए एक पल के लिए रुके। उनमें से एक झिझकते हुए सामने आया। सर, महारानी ने हमें कहा था कि। क्या तुम महाराज के आदेश को नकारने का विचार कर रहे हो? देवराज ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा। उसकी आंखें सैनिकों पर गड़ी हुई थी, और कोई भी बहस की गुंजाइश नहीं थी। सैनिक हिचकिचाए, और उनका पकड़ हल्का हुआ। जी नहीं, सर, एक ने सिर झुकाकर कहा। अच्छा, देवराज ने शांति से कहा। वह मीरा की तरफ मुड़ा और बिना किसी भावना के कहा, आइए, राजकुमारी। महाराज इंतजार कर रहे हैं। मीरा सीधे खड़ी हो गई, सैनिकों के हाथों का दबाव हटाते हुए। उसकी आंखों में एक सवाल था, लेकिन साथ ही सतर्कता भी थी। वह देवराज के साथ चल पड़ी। इस बीच सैनिक थोड़ी देर के लिए वहीं खड़े रहे। उनकी चुप्पी में संकोच था। देवराज, उनका संकोच महसूस करते हुए रुक गया और फिर से पलटकर महल के हॉल की तरफ बढ़ा। शायद महाराज के अधिकार को लेकर कोई भ्रम हो सकता है, देवराज ने कहा। मैं इसे साफ कर दूंगा। वह फिर से महल के हॉल में दाखिल हुआ, जहां महारानी शकुंतला और बाकी सभी बैठे हुए थे। उनके हंसी का माहौल अब ठंडा पड़ चुका था। देवराज के आते ही सभी चुप हो गए। उसने महारानी को सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। महारानी, उसने कहा, महाराज ने राजकुमारी मीरा को बुलाया है और उन्हें तुरंत पेश किया जाए। महारानी शकुंतला के चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आई। बुलाया? उसने कहा, उसकी आवाज में आश्चर्य था। अब क्यों बुलाया है महाराज ने उसे? यह मेरे पूछने का विषय नहीं है, देवराज ने कहा। उसका चेहरा बिना किसी भाव के था। लेकिन महाराज ने स्पष्ट निर्देश दिए थे। अगर कोई शिकायत हो,
तो आप खुद उनसे बात कर सकती हैं। लेकिन राजकुमारी को प्रस्तुत करने में देरी करने से महाराज को गुस्सा आ सकता है। महारानी का चेहरा कड़ा हो गया। और तुम मुझे महाराज के अधिकार के बारे में सिखाने की कोशिश कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कहता, देवराज ने नर्म आवाज में कहा, मैं बस उनका संदेश देने आया हूँ। निश्चित रूप से आप नहीं चाहेंगी कि ऐसा लगे कि आप उनके निर्णय पर सवाल उठा रही हैं। ले जाओ उसे, उन्होंने ठंडे लहजे में कहा। अगर महाराज को इस मामूली मामले में हस्तक्षेप करना है, तो करने दो। बिल्कुल, महारानी, देवराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसने पलटकर मुड़ते हुए कमरे से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए। उसके वस्त्रों की सरसराहट की आवाज फर्श पर गूंज रही थी। मीरा दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़ी थी। उसका चेहरा भावहीन था जब देवराज उसके पास आया। उसने उसे अनुसरण करने का इशारा किया और दोनों साथ में महाराज के कक्ष की ओर बढ़े। महल के सम्राट के कक्ष के भव्य दरवाजे मीरा के समक्ष थे, जिन पर ड्रैगन और फीनिक्स की बारीक नक्काशी ने एक शाही वातावरण उत्पन्न किया था। देवराज दरवाजे के पास खड़ा हो गया और उसने उसे अंदर प्रवेश करने का संकेत दिया। मीरा ने एक गहरी सांस ली, अपने वस्त्रों को व्यवस्थित किया और धीरे से भीतर प्रवेश किया। उसके कदमों में एक अजीब सी भारीपन थी, मानो वह हर कदम पर अपने भय और संकोच को पीछे छोड़ रही हो। सम्राट राघवेंद्र कक्ष के दूसरे छोर पर बैठे थे। उनका व्यक्तित्व मंद रोशनी में और भी कठोर प्रतीत हो रहा था। उनका चेहरा एक क्षण के लिए नरम हुआ जब उनकी निगाहें मीरा पर पड़ी, लेकिन वह सौम्यता कुछ क्षणों के लिए ही थी। उनके गहरे, तीव्र दृष्टिकोण में कोई हलचल नहीं थी। वह गहरे सम्मान के साथ झुकी, उसका सिर फर्श तक झुकते हुए एक क्षण को ऐसा लगा जैसे वह समय को रोक देना चाहती हो। महाराज, उसने कहा, उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसके भीतर एक असामान्यता छिपी हुई थी। आपका सेवक नम्रता से प्रणाम करता है। उठो, सम्राट ने आदेश दिया। उनकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी नरमी भी थी, जैसे वह किसी अनजानी चिंता में घिरे हों। पास आओ। मीरा ने आदेश का पालन किया, धीरे धीरे कदम बढ़ाए, लेकिन उसकी आत्मा जैसे हर कदम में संकोच कर रही थी। वह घुटनों के बल बैठ गई, उसकी आंखें अविचलित थीं, लेकिन उसके भीतर की भावनाओं का तूफान केवल वही जानती थी। वह पूरी शांति और सम्मान के साथ उपस्थित थी, मानो अपने हर कदम को एक परीक्षा मानकर चल रही हो। सम्राट ने उसकी ओर इशारा करते हुए एक सीट पर बैठने का संकेत दिया। बैठो, मीरा। वह थोड़ी झिझक के साथ बैठी, लेकिन बिना किसी विरोध के आदेश का पालन किया और सीट के किनारे पर धीरे से बैठ गई। इतने निकट बैठने का प्रस्ताव एक दुर्लभ सम्मान था, और सम्राट का यह कदम निश्चित रूप से सोच समझ कर लिया गया था। यह उसकी ओर प्रगति का संकेत था, जो किसी भी व्यक्ति के लिए अनदेखा नहीं किया जा सकता था। सम्राट ने ध्यानपूर्वक उसे देखा, उनकी आंखें जैसे हर विवरण को पहचानने की कोशिश कर रही थी। तुमने मुझे इंतजार कराया, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में हल्का सा आरोप था, लेकिन साथ ही उसमें गहरी व्याख्या भी थी। यह तुम्हारे लिए असामान्य है। मुझे बताओ, क्या कारण था? मीरा ने सिर झुका लिया, चेहरे पर हल्का खेद था। मुझे माफ करें, महाराज। रानी माँ ने मुझे बुलाया था। मुझे भय था कि मेरी विदाई बिना विरोध के नहीं हो पाई। उसके शब्दों में सावधानी और विनम्रता थी, और एक अप्रत्यक्ष न्याय की अपील भी थी। यह एक नाजुक संतुलन था, रानी माँ के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, जबकि उसने जो अपमान सहा था, वह भी चुपके से व्यक्त हो रहा था। सम्राट का चेहरा कठोर हो गया, उनकी अंगुलियां आर्मरेस्ट पर थपथपाने लगी। विरोध? उन्होंने कहा, उनकी आवाज में कठोरता थी।
और फिर भी किसी ने मुझे इसकी सूचना नहीं दी। मैं नहीं चाहती थी कि महाराज को छोटी छोटी बातों से परेशान करूं, मीरा ने नर्म स्वर में कहा। यह मेरा स्थान नहीं था कि मैं यह मुद्दा आपके सामने लाती। सम्राट के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह हास्यहीन थी। छोटी बात, उन्होंने कहा। जब मेरी पुत्री को इन दीवारों में अपमानित किया जाता है, तो इसे छोटी बात कहना उचित नहीं होगा। उनकी आवाज अब कड़ी हो गई, हर शब्द में एक गहरी अर्थवत्ता थी। मैं स्वयं इसकी जांच करूंगा। कोई भी, रानी माँ भी, आलोचना से बाहर नहीं है। मीरा ने चुपचाप सिर झुका दिया, लेकिन उसके भीतर एक हल्की राहत की लहर दौड़ गई। उसने अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाई थी, और सम्राट की प्रतिक्रिया वही थी जिसे उसने अपेक्षित किया था। अब सम्राट ने कहा, उनका स्वर बदलते हुए, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? तुम आगामी सम्मान समारोह से परिचित हो, जिसमें दक्षिणी प्रांतों से आए अतिथि सम्मिलित होंगे? जी हाँ, महाराज, मीरा ने उत्तर दिया। उसकी जिज्ञासा जागृत हो गई। मैंने यह निर्णय लिया है कि तुम इसके आयोजन की जिम्मेदारी संभालोगी, सम्राट ने कहा, थोड़ा झुकते हुए। यह कार्य परिशुद्धता, विस्तार पर ध्यान और विवेकशीलता मांगता है, ऐसी योग्यताएं जो मैं तुमसे अपेक्षाएं करता हूँ। मीरा का हृदय थोड़ी देर के लिए धड़क उठा, लेकिन उसका चेहरा किसी भी भावना से अप्रभावित था। महाराज, उसने सावधानी से कहा, मैं आपके विश्वास के लिए आभारी हूँ, किंतु इस प्रकार की जिम्मेदारी सामान्यतः रानी या उनके सहायक संभालते हैं। मुझे आशंका है कि मैं शायद। सम्राट ने हाथ उठाया, उसे चुप कराते हुए। उनका चेहरा अभिव्यक्तिहीन था, किंतु उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी कि कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। क्या तुम मेरे निर्णय पर संदेह कर रही हो, मीरा? वह तुरंत अपनी आंखें झुका दी। मैं कभी नहीं, उसने कहा, उसकी आवाज में ताजगी थी। अच्छा, उन्होंने कहा, उनकी आवाज अब थोड़ी नरम हो गई थी। तो अपने आप पर संदेह मत करना। तुम्हें यह कार्य दिया गया है क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम सक्षम हो। दूसरों के शब्दों या क्रियाओं को अपनी आत्मविश्वास को कमजोर करने का अवसर मत देना। मीरा थोड़ी देर तक चुप रही, उसके मन में विचारों की हलचल चल रही थी। सम्राट का विश्वास उसके लिए आशीर्वाद और शाप दोनों था। सफल होने पर उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी, लेकिन असफल होने पर उसे तिरस्कार और एकांत का सामना करना पड़ेगा। उसने अपने संकोच को दबाया, हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपको निराश नहीं करूंगी, महाराज। सम्राट ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, उनकी भावभंगिमा कुछ भी न कहने वाली थी। मुझे विश्वास है कि तुम नहीं करोगी, उन्होंने कहा। और यह जान लो कि कोई भी हस्तक्षेप या बाधा सख्ती से निपटी जाएगी। तुम मेरी पुत्री हो, मीरा। मैं तुम्हें कभी भी कमतर नहीं समझने दूंगा। उनके शब्द, जो पहले सहायक प्रतीत हो रहे थे, अब एक गहरी रणनीति की ओर इशारा कर रहे थे। मीरा को उसकी वास्तविक मंशा का आभास हुआ। यह कार्य केवल उसके कौशल का परीक्षण नहीं था, बल्कि दरबार को अस्थिर करने की एक चाल थी। उसे जिम्मेदारी सौंपकर सम्राट ने यह सुनिश्चित किया था कि वह ईर्ष्या और निगरानी का केंद्र बन जाएगी, एक हॉट पोटैटो जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। धन्यवाद, महाराज, उसने कहा, उसकी आवाज स्थिर थी। मैं आपके विश्वास को पूरी तरह से सिद्ध करूंगी। सम्राट ने पीछे की ओर झुकते हुए हल्के से मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, अब जाओ और तैयारी करो। समारोह अब 2 हफ्तों से भी कम दूर है। मीरा ने एक बार फिर गहरी झुकी, फिर दरवाजे की ओर मुड़ी। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, उसने एक छोटी सी सांस ली, मानो उसे थोड़ी राहत मिली हो। जो रास्ता उसके सामने था,
वह चुनौतियों से भरा था, लेकिन उसके पास इसे अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पीछे सम्राट अकेले बैठे थे। उनका चेहरा पढ़ने योग्य नहीं था। उनका मीरा पर विश्वास वास्तविक था, लेकिन उनका संदेह गहरा था। कोई भी, यहाँ तक कि उनकी पसंदीदा पुत्री भी, उनके योजनाओं से बच नहीं सकती थी। फिलहाल वह उपयोगी थी, और यही पर्याप्त था। उसकी कदमों की आवाज महल के विशाल गलियारे में हल्के से गूंज रही थी, एक तालमेल जो खामोशी के खिलाफ सुनाई दे रहा था। टिमटिमाते हुए दीपों की हल्की रोशनी दीवारों पर बिखर रही थी, जिनकी रोशनी पुरानी शाही चित्रकलाओं और कंबलियों पर नृत्य कर रही थी, जो पूर्व के सम्राटों की विजय की कहानियां सुनाती थी। मीरा की नजर आगे थी। उसकी शाही मुद्रा थी, हालांकि उसके विचार बिल्कुल भी शांति से भरे हुए नहीं थे। एक तिनका उसके काले बालों में से उसके गाल को छूता हुआ चला गया, और उसकी दाहिनी कान के किनारे पर एक छोटे से तिल पर रोशनी पड़ी। वह निशानी इतनी सूक्ष्म थी कि बहुत कम लोग उसे पहचान पाते थे, लेकिन यह हमेशा उसे अपनी माँ की याद दिलाती थी, जो उसे बचपन में इस तिल पर कोमलता से चुमती हुई कहती थी, यह तुम्हारा छोटा सा सितारा है, जो तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देगा। मीरा ने अंदर ही अंदर एक गहरी सांस ली। जैसे ही वह चलती रही, उसके विचार भटकने लगे। मीरा, वह नाम जो कभी उस निडर लड़की का था जो विंध्य साम्राज्य के बागों में बिना किसी चिंता के हंसती थी। अब यह नाम उस मोहरे का है, जो मेरे पिता के जटिल खेलों में फंसा हुआ है। उसके कदम धीमे हुए और उसकी नजरें जमीन पर गिरी। उसके होठ एक पतली रेखा में बंद हो गए। विंध्य, सम्राट राघवेंद्र द्वारा शासित साम्राज्य, एक ऐसा आदमी जिसकी संदेहवादिता पहाड़ों की तरह अकाट्य है। वह आज भी उसके आदेशों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, सख्त और अविचल। भले ही पिता का दिखावा करते हुए उन्होंने हमेशा से ही उसे डर और संदेह से घेर रखा था। वह किसी पर विश्वास नहीं करता, न खुद पर, न दूसरों पर। उसका मानना है कि हर कोई एक संभावित धोखेबाज है, एक संभावित बगावत करने वाला। उसकी आंखें तेज हो गईं जैसे ही वह चलती रही। उसके मन में उस कठोर डांट की याद ताजा हो गई थी। वह जानता है, यह वही तरीका है जिसे उसने हमेशा अपनाया है, कभी दोस्तों का दिखावा करना, और फिर उन्हें सीधे आग की लाइन में खड़ा कर देना। फिर भी मैं खुद को उसकी योजनाओं में फंसा हुआ पाती हूँ। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी, लेकिन उसकी आंखें सर्द थीं। लेकिन सभी उसकी पकड़ में नहीं है। उसके दिल में हल्की राहत की लहर उठी, जब उसने अपने भाई के बारे में सोचा, जो उनके पिता की निगाहों से दूर, सुरक्षित था। वर्षों की सावधानी से योजना बनाना, यह सुनिश्चित करना कि वह सम्राट के ध्यान से बाहर रहे, अब आखिरकार फलित हो रहा था। मैं एक मोहरा हो सकती हूँ, लेकिन कम से कम मेरा भाई उसके जाल से मुक्त है। उसकी सोच उसकी माँ की ओर मुड़ गई, एक सजीव और सरल आत्मा जिसने महल की ठंडी दीवारों में भी गर्मी और खुशी भर दी थी। मेरी माँ ने हमें दोनों से बहुत प्यार किया। वह इस जीवन के बोझ को सहन करने वाली एकमात्र रोशनी थी। मीरा के कदम धीमे हुए और उसने पास की खिड़की से बाहर बगीचे को देखा, जो चांदनी से प्रकाशित था। एक कसक उसके दिल में गहरी हो गई। उसकी हंसी अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। वह हमें गाने सुनाती थी, हमें एक आसान जीवन की कहानियां बताती थी, जो इन महल की दीवारों से बाहर था। मैंने उसे भी बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह अपनी आंखें बंद कर कुछ क्षण के लिए ठहरी, जैसे उस दर्दनाक याद को अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रही हो। उसके हाथ उसकी जमीन पर कसकर मुट्ठी बन गए, लेकिन मैं नाकाम रही। Beneath the moonlit silk and veil,
dear, where do you lie? In stars above. उससे पहले कि वह अपनी माँ की मृत्यु की दर्दनाक यादों में डूब जाती, एक हल्की आवाज उसके कानों में आई, एक धीमी सरसराहट, उसके साथ ही फुसफुसाहट भी। उसकी आंखें तुरंत खुली और उसका शरीर स्वाभाविक रूप से स्थिर हो गया। गलियारा सुनसान था, लेकिन यह हलचल एक छोटे से बगीचे से आ रही थी, जहां दरबारियों और अधिकारियों की गुप्त चर्चाएं हुआ करती थी। उसने धीरज से उस आवाज का अनुसरण किया और धीरे धीरे बगीचे के किनारे पर पहुंची। उसने अपने शरीर को चुपके से स्थानांतरित किया, अपनी इंद्रियों को और तेज किया। फुसफुसाहट अब स्पष्ट हो रही थी, हालांकि शब्द अभी भी अस्पष्ट थे। समय अब पास आ रहा है, पहला स्वर, जो गहरा और रूखा था, फुसफुसाया। वह अब और इंतजार नहीं करेगा। अगर हम देर करेंगे तो हम सब कुछ खो देंगे। दूसरा, अधिक संकोची स्वर बोला, लेकिन अब क्रियावली करना पागलपन होगा। सम्राट की निगाहें हर जगह हैं। एक गलती और हम सब सिर से हाथ धो बैठेंगे। रूखे स्वर ने हंसी उड़ाते हुए कहा, कायरता हमें बचा नहीं सकती। सम्राट का संदेह और भी बढ़ता जा रहा है। अगर हम जल्द ही कार्रवाई नहीं करते तो वह अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगा और फिर हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। मीरा का दिल और तेज धड़कने लगा। एक साजिश? सम्राट के अपने महल में? उसने ध्यान से सुनी और देखा, और उसकी आंखें पूरी तरह से सजग हो गईं। लेकिन भोज के बारे में क्या? क्या यह सब जटिल नहीं करेगा? बहुत सारी आंखें, बहुत ज्यादा ध्यान। इसीलिए तो यह सही मौका है, पहले आवाज ने चुपके से कहा। सम्राट अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने में व्यस्त रहेगा और हम जो चाहें कर सकते हैं। भोज के इंतजाम? उस पर ध्यान देने का काम मुझे सौंप दो। मीरा ने हल्का सा सिर झुकाया। भोज? इससे उनका क्या लेना देना है? और राजकुमारी, दूसरी आवाज ने फिर से कहा, थोड़ी आवाज में डर से। उसे इस समय में ध्यान देना पड़ा है। अगर वह कुछ भी देखे। पहली आवाज ने ठंडी सांस ली और कहा, राजकुमारी, वह भी सिर्फ एक मोहरा है। अगर हम उसे किसी तुच्छ काम में व्यस्त रखेंगे तो वह हमारी योजना में हस्तक्षेप नहीं करेगी। मीरा के होठ कड़े हो गए और वह आंतरिक रूप से गुस्से से भर गई। अगर तुम मुझसे यही उम्मीद करते हो तो तुम गलत सोच रहे हो। अगर वह हस्तक्षेप करती है, दूसरी आवाज फिर से कांपते हुए बोली। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद पहली आवाज ने फिर से कहा, फिर उसे भी वही करना होगा जो हमने बाकी को किया है। वह अभी पसंद की जा रही है, लेकिन सम्राट भी उसे आसानी से अपने खिलाफ कर सकता है, सही अफवाहों के साथ। मीरा का शरीर एक ठंडी सहरन से भर गया, लेकिन उसकी आंखें एक ठंडी और ठान लेने वाली आभा से झिलमिला उठी। अगर तुम सोचते हो कि मैं केवल एक मोहरा हूँ, तो तुम्हें जल्द ही समझ में आएगा कि तुम गलत हो। वह बगीचे की ओर फिर से नजर डालते हुए धीरे से खड़ी हो गई। उसने धीरे से कदम पीछे किए और महल के गलियारे में लौट आई। उसकी आंखों में तेज नजर थी और उसका दिल तेज धड़क रहा था। अब वह उन्हें सीधे तौर पर नहीं पकड़ सकती, लेकिन अगर वे सोचते हैं कि वे इस भोज का उपयोग अपनी साजिशों को छिपाने के लिए कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझे हल्के में लिया है। यह भोज अब केवल पिता की शक्ति का प्रदर्शन नहीं होगा। मीरा के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। यह मेरी सच्चाई का पता लगाने का मौका भी होगा। और अगर वे मुझे केवल एक मोहरा समझते हैं, तो मैं उन्हें यह दिखाऊंगी कि वे कितने गलत थे।